मुर्शिदाबाद में बीएसएफ के तैनात होने के बाद भी हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। दंगाइयों के हौसले इतने बुलंद हैं कि बीएसएफ पर भी वो लगातार छुप छुप कर हमला कर रहे हैं। और ये एक साजिश थी, पूरी प्लानिंग थी जो कई महीनों से तैयार की जा रही थी। जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां सब मदरसों में जो खारिजी मदरसे हैं उनमें ये सारी प्लानिंग की जा रही थी। प्लानिंग करने वाला बांग्लादेश था, आईएसआई था। फिलहाल जो खबर इंटेलिजेंस के सूत्रों से निकलकर सामने आई वो ये आई है कि भारत के 4 दुश्मन एक साथ मिल गए हैं और उनका मकसद है बांग्लादेश को अंतरराष्ट्रीय आतंक का अड्डा बनाना। तो क्या वो इसमें सफल हो रहे हैं? कौन कौन वो लोग हैं, आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के मेरे साथ मौजूद हैं निपुण आलम बयान जी, विदेशी मामलों के जानकार। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। सर, आईएसआई, जमात उल मुजाहिदीन, आपका ये अलकायदा और ये एक अंसुरल्लाह बंगला टीम करके एक बांग्लादेश का आतंकी संगठन है, ये चारों लोग, सूत्रों से फिलहाल खबर ऐसी है कि चारों लोग एक साथ हैं और बांग्लादेश के जरिए हिंदुस्तान को अस्थिर करने की पूरी प्लानिंग रची जा चुकी है। हाँ, देखिए इसमें कोई भी आपने गलत नहीं सुना है। और काफी देखिए आईएसआईएस की अगर हम बात करें तो आईएसआईएस तो बहुत पहले से भारत में अपने पैर जमाने का प्रयास कर रहा है। आईएसआई सर? और हाँ, आईएसआईएस, आईएसआईएस, हाँ आईएसआईएस, ठीक है। आईएसआई जो है वो पाकिस्तान की ठीक खुफिया है। एजेंसी है। हम्म। और आईएसआईएस है इस्लामिक स्टेट इराक एंड सीरिया। हम्म। जब 2016 में इनका सफाया हुआ इराक से और सीरिया से, उसके बाद इनका प्राइमरी फोकस था, वो था आपका कौन सा, दक्षिण एशिया, यानी कि आपका साउथ एशिया। हम्म। और शुरुआत में इन्होंने बहुत ट्राई किया, केरल में मेनली इनका जो पहला पूरा एकदम फोकस एरिया था वो था केरल, कि हम केरल को क्या करेंगे, टारगेट करेंगे। ठीक है। लेकिन केरल को टारगेट नहीं कर पाए, ज्यादा बहुत मजबूती से नहीं कर पाए, हमारे एजेंसीज ने कमाल का काम किया। और हम्म। हुआ ये कि ये श्रीलंका में जाके आईएसआईएस क्या हुआ, अपने आप को सेटल किया। हम्म। आपको याद होगा 2019 में ईस्टर बम ब्लास्ट हुए थे श्रीलंका में। हम्म। संडे का दिन था, चर्च के अंदर ब्लास्ट हुए, हम्म। जिसको ईस्टर डे था उनका, क्रिश्चियंस का। वहां पर हम्म। क्या बम ब्लास्ट, इसमें आईएसआईएस का पूरा हाथ था। ठीक है। उसके बाद हम देखें कि लगातार, चाहे तो आप बलूचिस्तान की बात करो, खैबर पख्तूनख्वा की बात करो पाकिस्तान में, इधर आप बांग्लादेश की बात करो, और इधर भारत में पश्चिम बंगाल की बात करो। हम्म। खासतौर से बांग्लादेश की हम बात करें, श्रीलंका की हम बात करें, और आकर पाकिस्तान की बात करें, यहाँ तो आईएसएफ ने आपको पकड़ बनाई चुका था, इवन अफगानिस्तान के अंदर भी। हम्म। लेकिन अभी जिस प्रकार का पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं, खासतौर से जो मुर्शिदाबाद वाला एरिया आपका जो है, यहाँ पर आईएसआईएस भी और अलकायदा भी, हम्म। इसमें कोई ये नहीं कि सूत्रों की बात नहीं है। निश्चित रूप से क्या है, ये बहुत ज्यादा वहां पर एक्टिव है। खासतौर से बांग्लादेश का जो जमाते इस्लामी संगठन है, और उसका जो आपने, तो जमाते इस्लामी के साथ मिल गया। देखिए जमाते इस्लामी की 5 ब्रांचेज हैं। हम्म। एक तो है जमाते इस्लामी अफगानिस्तान, एक है जमाते इस्लामी पाकिस्तान, एक है जमाते इस्लामी कश्मीर, एक जमाते इस्लामी हिंद, और एक जमाते इस्लामी बांग्लादेश। हम्म। ये पहले से क्या मिलकर 5 संगठन काम करते थे, लेकिन अब खुलकर जो ये पूरा दंगा हुआ। और आप सोचिए, अगर बीएसएफ के ऊपर टारगेट किया जा रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप बॉर्डर खोल दीजिए, और जो भी बांग्लादेश से आना चाहते हैं लोग, जो भी वहां पर पूरा अराजकता एनवायरमेंट बनाना चाहते हैं, उनके लिए आप गेट खोल दीजिए भारत के, वहां किसी तरह का कोई रोक टोक ना हो। किसी भी तरीके की कोई और रोक टोक ना हो। ना रोक टोक ना हो। हम्म। रोहिंग्या को लेकर आप बात करें, रोहिंग्या जो है, रोहिंग्या को जो बसाने वाले, एंट्री कराने वाला, वो पश्चिम बंगाली है। हम्म। रोहिंग्या घुसे कहाँ से? आपका पश्चिम बंगाल से, वेस्ट बंगाल से ही घुसे हैं। हम्म। और इस प्रकार की जो आप ये आंदोलन देख रहे हैं, प्रदर्शन देख रहे हैं, इसमें हिंसा देख रहे हैं, ये हिंसा जो है सामान्य आम व्यक्ति नहीं करेगा। ये जिहादी और उन्मादी जो लोग होते हैं, वही इस प्रकार का वॉयलेंस, इस प्रकार की हिंसा करते हैं। हम्म। आप सोचिए कि आंदोलन के अंदर भारत का तिरंगा तो 2-4 के हाथ में, फिलिस्तीन के झंडे, आईएसआईएस के झंडे, ये आपको देखने को मिल रहे हैं। हम्म। तो इसमें प्रत्यक्षम की प्रमाणम। पैसा कहां से ला रहे हैं सर ये लोग? देखिए पैसा, जैसे आपने भी कहा, आईएसआईएस, अलकायदा, ये तो हम्म। आतंकवादी संगठन। हम्म। जमात इस्लामी जो संगठन, अब देखिए हम्म। होता क्या है,
चाहे आप अलकायदा की बात करें, आप जमात ये आपका ISIS की बात करें, ये संगठन वो संगठन है जो सुन्नी फंडामेंटलिस्ट के संगठन है। हम्म। और देखिए क्या है कि पूरे वर्ल्ड में या तो सुन्नी फंडामेंटलिस्ट होंगे या शिया फंडामेंटलिस्ट होंगे। लेकिन सुन्नियों ने क्या किया, जो सुन्नियों के जो कंजर्वेटिव संगठन है, इन्होंने वेस्ट एशिया से बाहर निकलकर बाहर भी अपना पैर जमाने का क्या प्रयास किया है। हम्म। और रही बात फंड की, इनके फंड के एक तरीके नहीं होते, इनके नेटवर्क होते हैं, ड्रग्स की ट्रैफिकिंग करते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं, तमाम तरह के आपका रैंसम से बड़ी राशि इकट्ठा करते हैं, धार्मिक उन्माद के नाम पर काफी अच्छा खासा फंडिंग इनको मदरसों से, इन सब चीजों से ये सब प्राप्त होता है। भाई हम्म। ओसामा बिन लादेन अलकायदा का ही तो चीफ था। हम्म। और अलकायदा का जो ब्रांच था, अलकायदा का ब्रांच जो इराक में था, हम्म। होता ना कि आपका अलकायदा एक संगठन, राष्ट्र संगठन, उसकी ब्रांच थी इराक के अंदर, और उस ब्रांच का हेड था अबू बकर बगदादी। हम्म। और वही बगदादी बाद में आपका 2010 में ISIS का एस्टेब्लिशमेंट करता है। हम्म। अलकायदा को वो सीरिया से खत्म कर, आपका इराक से खत्म कर देता है, और इराक की जगह, वो इराक में अलकायदा की जगह अपना ISIS संगठन को स्थापित कर देता है। तो इन संगठनों के जो लिंकेज है वो बहुत बड़े हैं। जो अवैध आपका पैसा होता है उसके माध्यम से फंड्स आपके आते हैं। उसका कहीं ना कहीं आप देखिए, पाकिस्तान जैसे देखिए, वो तो चाहते हैं भारत की रफ्तार बढ़ रही है। हम्म। और जिस प्रकार का माहौल आज इंडिया के फेवर में, जो पीयूष गोयल जी ने कहा था वो बिल्कुल सही कहा था, इट इज द लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी फॉर द इंडिया टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टमेंट, हम्म। रियलिटी। तो अब ऐसे में क्या होगा, देखिए इन्वेस्टमेंट आकर्षित करने के लिए आपका दो ही चीज आपको चाहिए। एक तो आपके यहाँ पे चाहिए आपको इंटरनल पीस, और वो आता है गुड गवर्नेंस से। और दूसरा आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, हम्म। यानी कि काम करने का माहौल। अब आपके यहाँ पे अगर पीस नहीं होगा, शांति नहीं होगी, कैसे आपके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएगा। तो कोशिश ये है कि भारत की रफ्तार को थामना है। अगर हमारी रफ्तार नहीं बढ़ पा रही कोई बात नहीं, लेकिन भारत की रफ्तार थामो। भारत की उसमें रफ्तार तो चीन, नहीं थमेगी, लेकिन सर इनका, इन दंगाइयों का, ये जो आतंकी संगठन, इनका इलाज जरूरी है। मैं जानना चाहता हूं इनका इलाज क्या है। देखिए मैं एक टिप्पणी और भारत करूंगा। इतना कमजोर तो नहीं है कि घुसपैठ को नहीं रोक सकता। नहीं नहीं, देखिए इसमें बहुत सारी चीजें हैं। मैं एक पहले एक टिप्पणी करता हूँ। देखिए चीन की अभी समिट हुई थी, चीन में आप जानते हैं एनुअल इनकी क्या होती है, मीटिंग होती है, जो इनकी पूरी आपकी कम्युनिस्ट पार्टी है। उसमें कम्युनिस्ट पार्टी ने डिसीजन लिया है, चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, कि हम दुनिया में जो इस्लामिक नेशंस हैं, और इस्लामिक नेशंस को अपने से क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, अपने से जोड़ेंगे, और अपने प्रभाव का विस्तार करेंगे। कमाल की बात यह है कि जो कम्युनिस्ट ये कहते हैं कि धर्म जो फिल्म के समान है, वो इस्लामिक कंट्रीज के साथ मिलकर काम करने को तैयार हो गया है। तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि चीन इस तरह के मुद्दों को भड़काता होगा, पहली बात। दूसरा, आपने कहा कि भारत इतना कमजोर तो नहीं है कि जो इस तरह के मुद्दों को नहीं उठा सके। देखिए बात समझिएगा, भारत और बांग्लादेश की जो बॉर्डर है, वो हमारे देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल बॉर्डर है। इससे बड़ा कोई भी हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, हम्म। 4,000 समथिंग किलोमीटर का। और हम्म। ये जो बॉर्डर है, ये बॉर्डर ऐसा नहीं होता कि आपका एकदम लैंड वाला बॉर्डर साफ सदा होगा। कहीं पे हिल्स है, कहीं पे रिवर्स है ना। अब उनके लिए आप सोचिए 4,000, ये सब कहने की बेकार की बातें होती है कि 4,000 किलोमीटर आप BSF के कंट्रोल में कैसे घुसपैठ हो जाती है। भाई 4,000 किलोमीटर की निगरानी करने मतलब आप समझते हैं अभिषेक जी, हम्म। सारा का सारा फोर्स हिला जाएगा तो भी पुलिस में नहीं होगा। लेकिन हम अब टेक्नोलॉजी की मदद ले रहे हैं, ड्रोन की मदद ले रहे हैं। एक DIPAC टेक्नोलॉजी है, हमने वहां पर ऑटोमेटिक कैमरास लगाए हैं, मतलब बहुत सारे टेक्नोलॉजी लगाए हैं। लेकिन उसके बाद भी क्या होता है कि ये इधर उधर से घुसकर आपके आ जाएंगे। घुसकर आने के बाद सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि वो यहाँ पर आ गए, आने के बाद जब इनकी वोटर ID, इनकी आपका आधार कार्ड, ये सब जब बनवा दिए जाते हैं, उसके बाद इनको बाहर निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये बड़ी दिक्कत है। देखिए सिंपल सी बात है, सर आपको थोड़ा आपके सा घर में रोकूंगा, आप ये अपनी बात को यहीं से जारी रखिएगा आधार कार्ड से। लेकिन देश के 77-78 साल हो चुके हैं आजादी के। ये मतलब एक हंसी वाली बात है कि हम अपने बॉर्डर सिक्योर नहीं कर पाए हैं, और कि हम 4,000 किलोमीटर पर BSF नहीं तैनात कर सकते। सर हम $4 ट्रिलियन से ज्यादा की अर्थव्यवस्था है, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम है, 140 करोड़ की पॉपुलेशन हमारे पास है, 14 लाख की आर्मी हमारे पास है। अगर हम अपनी बॉर्डर सिक्योर नहीं कर सकते तो फिर इससे और करेंगे क्या हम।
वो तो सर्वप्रथम है ना सर। आज अमेरिका जो है वो अगर विश्व शक्ति है तो क्यों है? क्योंकि उसे बॉर्डर सिक्योर है उसके, और ज्यादा सिक्योर करने की जरूरत भी नहीं है उसे। एक तरफ कनाडा, एक तरफ मैक्सिको, बाकी दो बॉर्डर पानी से लगते हैं। वो तो सबसे पहला काम है ना सर। नहीं, मैं आपको बताऊं। एक तो जब हम मैक्सिको की बात करते हैं, क्या मैक्सिको से लोग घुसकर नहीं आते अमेरिका में? आते हैं, आते हैं पकड़े ना। भी जाते हैं ना, आगे लेकिन वही अमेरिका पकड़े उन्हें वापस भी भेजता है ना। वापिस भी भेजता है ना, यही बात, मैं हमने वही कितने बात कह रहा वापस हूँ। भेजे? मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो अमेरिका में पकड़े जाते हैं, पकड़े जाने के बाद वहां पे क्या उनको पूरा संरक्षण भी। ये तो अब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, लेकिन ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन की तो ऐसी नीति नहीं थी। ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन कहते ये था कि बाहर से अगर कोई भी अमेरिका में आ गया है तो अमेरिका उसको रहने की, खाने की व्यवस्था देगा। ये हम्म। तो अब डोनाल्ड ट्रंप ने परसों एक बिल पास कर दिया है हम्म। कि उनको, हम जो भी अवैध तरीके से रह रहे हैं, उनके लिए भी कि हमने उनको डेड घोषित कर दिया। सर अंतर भी तो है तो ना। अमेरिका लोग घुसपैठ करते हैं बेहतर लाइफस्टाइल के लिए, भारत में लोग घुसपैठ करते हैं आतंकवाद के लिए। ना ना, दोनों दोनों चीजें। भाई आप अपने, आपको नहीं पता ना, आप जाके देखिए म्यांमार में, आप जाके देखिए बांग्लादेश में, वो लोग इसलिए आते हैं भारत में क्योंकि उनको दिखता है भारत में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, भारत में सुरक्षित सुरक्षा है। आतंकवाद तो पाकिस्तान की ओर से, पाकिस्तान तो दूर से आ रहा है, लेकिन रोहिंग्या का आने का रीजन क्या था? वो तो यहाँ पे आने के बाद आतंकवाद कर रहे हैं। इन लोगों का आने का रीजन है कि ये गरीब है बहुत ज्यादा, वहां से ये भी रीजन है बड़ा बहुत अवैध corruption का, और दूसरा आतंकवादी तो है ही। अब होता क्या है, देखिए आतंकवादी क्या है, ये आ गए, अब इनको पता है कि हम 2 करोड़ के करीब भारत में घुसपैठी बैठे हैं, हमको अगर बाहर निकालना, भारत शुरू करेगा तो हमें भारत से बाहर निकालने वाली कोई भी पार्टी है जो हमें ये कहेगी भारत से बाहर निकालना है, उसके खिलाफ हमको सड़कों पर आ जाना है। आप सोचिए कि रोहिंग्या को निकालने की बात जब भारत सरकार ने चलाई थी, तो 1 लाख पश्चिम बंगाल के अंदर कलकत्ता में मुस्लिम सड़कों पे थे, वो कह रहे थे कि आर्यंस तुम बाहर निकलो, रोहिंग्या हमारे भाई है। बताइए, अब ये बगैर पश्चिम बंगाल की सरकार के समर्थन के तो हो नहीं रहा होगा। शर्म की बात है ना सर ये केंद्र सरकार के लिए भी। देखिए केंद्र सरकार क्या करेगी, आप बताइए केंद्र सरकार क्या आपने करेगी, 2 साल केंद्र जलने के सरकार। बाद मणिपुर में भी राष्ट्रपति शासन लगाया ना, उससे भी ना सीखते हुए आप बंगाल को फिर वैसे ही छोड़ रहे हैं जैसे आपने मणिपुर क्या को होता है? छोड़ा। सिर्फ किसके लिए? चुनाव के लिए, पोलराइजेशन के लिए। 26 में चुनाव है, वहां हिंदू वोट एकत्रित होगा, आपको वोट मिलेंगे, आप जीतेंगे, सत्ता में आएंगे, तब आप कुछ करेंगे। अभी देखिए क्या होता है, हमारे यहाँ पर जो हमारा सिस्टम है ना, वो ऐसा गुथा हुआ है कि अगर सरकार खुद ऐसे स्टेप ले ले, सुप्रीम कोर्ट ने बम्बई केस 94 में बोल दिया था कि आप राष्ट्रपति शासन ऐसे नहीं लगा सकते, बकायदा आपके पास रिपोर्ट्स होनी चाहिए। देखिए होता क्या है, अगर किसी चीज का पावर का एक बार मिसयूज हो गया तो सुप्रीम कोर्ट ऐसी कंडीशंस लगा देंगे कि उसको फिर दोबारा से बीच करना वो हो जाएगा कि संविधान का उल्लंघन हो गया। अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ, अभी 4-5 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, राज्यपाल की एक समय सीमा होगी, उस समय सीमा के अंदर बिल पास करना होगा। क्या ये संविधान में लिखा है इस प्रकार का कोई प्राविधान? नहीं लिखा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसकी व्याख्या कर दी। अब ये हमारे संविधान निर्माताओं ने जानबूझ के नहीं लिखा था। क्यों लिखा था? ताकि जो राज्य सरकारें हैं वो सेंटर के कंट्रोल में रहे। हम्म। हमारे संविधान निर्माता चाहते थे मजबूत केंद्र के साथ एक उत्तरदायी राज्य सरकार की व्यवस्था। वो सर ये नहीं चाहते थे अमेरिका की तरह एक राज्य बना दिया जाए। सर चर्चा थोड़ी सी बहुत लंबी हो जाएगी, भटक भी जाएंगे हम। बस मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है, रोका कैसे जाए, बंगाल को शांत कैसे किया जाए? ये आतंकवादी संगठन अगर घुसपैठ कर रहे हैं, आतंक का अंतर्राष्ट्रीय अड्डा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो उसके लिए तो हमें समाधान खोजना पड़ेगा ना सर। हाँ देखिए, समाधान इसका वही है जो जम्मू कश्मीर में हुआ, उसी तरह का समाधान है। जब तक वहां पर क्या है कि आपका, आप सोचिए पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कहती है मैं सीए नहीं लागू होने दूंगी, वो कहती है कि मैं वक्फ बोर्ड बिल लागू नहीं होने दूंगी। क्या कोई राज्य सरकार पार्लियामेंट के द्वारा पास किए बिल के ऊपर इस प्रकार का वक्तव्य दे सकता है? मेरी जानकारी में तो नहीं। अब कुछ ना संविधान कुछ में बैक सकता नहीं। सपोर्ट होगा ना दीदी के पास, जिसके दम पर ये बात कह रही हैं। दीदी कुछ भी कह दे कि मैं एक संवैधानिक बात कर रहा हूँ, मैं सोफा तक छोड़ दीजिए, ठीक है। वो ऐसा कह ही नहीं सकती। इज द अगेंस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम्म। ठीक है ना। ठीक है अब सर। वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट राष्ट्रीय शासन लगा दे तो क्या होगा, विपक्ष का गला दबाया जा रहा है। हम्म।
और देखिए पॉलिटिक्स जो है वो पूरी की पूरी क्या होती है, नैरेटिव का खेल होती है। वो तो बात ठीक है सर, लेकिन पॉलिटिक्स और नैरेटिव से ऊपर भी मुझे लगता है कि एक चीज है जो है देश, और उसके बारे में सभी राजनीतिक दलों को सबसे पहले सोचना चाहिए। जिस तरीके की खुफिया रिपोर्ट्स आ रही हैं सामने, ये जो रिपोर्ट सामने आई है ना, ये बीएसएफ और जो बंगाल का लोकल इंटेलिजेंस है उसने मिलकर ये रिपोर्ट बीएसएफ को सौंपी है। कोई ऐसा नहीं है कि किसी भारत सरकार की, कोई केंद्र सरकार की एजेंसी, सीबीआई हुई या फिर एनआईए हुई, इन लोगों ने वो जांच रिपोर्ट दे दी है। ये रिपोर्ट बंगाल की लोकल एजेंसी ने ही मुहैया करवाई है, और जो रिपोर्ट बताती है वो बताती है कि बंगाल इस वक्त वाकई में एक बारूद के ढेर पर बैठा है, और उस बारूद के ढेर को बहुत संवेदनशीलता के साथ खत्म करने की जरूरत है। सबसे पहले घुसपैठ रोकने की जरूरत है, और जो कानून भारत सरकार अभी इमिग्रेशन लॉ लेकर आई है उसके तहत जितने भी घुसपैठिए बंगाल में हैं उन्हें बाहर खदेड़ने की जरूरत है। वरना जिस तरीके की लोग बात कर रहे हैं कि बंगाल अगला कश्मीर 2.0 हो सकता है, उसमें बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों आपको चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।